वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्लाउज पढ़ा था। इस वीडियो में आप रिलेटिव क्लाउज सीखेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आप सभी को क्लाउज के बारे में बताया था। क्लाउज वाक्य का ही एक भाग होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, परंतु यह कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, जो कि एक सेंटेंस, एक वाक्य देता है। रिलेटिव क्लाउज क्या है ये मैं आपको आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, जो घोड़ा दौड़ रहा है वह मेरा है। फिर एक सेंटेंस है, जो घोड़े दौड़ रहे हैं वे मेरे हैं। फिर एक सेंटेंस है, जो बच्चा खेल रहा है वह मेरा बेटा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तीनों सेंटेंस को, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव क्लाउज क्या है और आपको समझने में आसान भी होगा, ठीक है। तो जो घोड़ा दौड़ रहा है वह मेरा है। द हॉर्स who is running is mine। अगला सेंटेंस है, जो घोड़े दौड़ रहे हैं वे मेरे हैं। द horses who are running are mine। फिर एक सेंटेंस है, जो बच्चा खेल रहा है वह मेरा बेटा है। द चाइल्ड who is playing is my son। अब मैंने इस तीनों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज आप समझो, यहाँ पर क्या है, हु इज रनिंग, ठीक है। फिर है हु आर रनिंग और यहाँ पर है हु इज प्लेइंग। तो ये जो हु इज रनिंग, हु आर रनिंग, हु इज प्लेइंग है, ये तीनों क्या है, ये आपका रिलेटिव क्लाउज है, ठीक है। और हु इज प्लेइंग या फिर हु आर रनिंग या फिर हु इज रनिंग में ये जो हु है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये इस रिलेटिव क्लाउज का सब्जेक्ट है। क्या है, इस रिलेटिव क्लाउज का ये तीनों क्या है, सब्जेक्ट है। और इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप, अर्थात इस हु को आप कहेंगे क्या, इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अर्थात हु इज रनिंग, हु आर रनिंग, हु इज प्लेइंग, ये तीनों क्या है, रिलेटिव क्लाउज है। और यहाँ पर ये जो हु है ये क्या है, रिलेटिव क्लाउज का सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, वास्तव में रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आप माइन देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों माइन है। ये माइन क्या है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ये यहां पर जो माई है, ठीक है, माई, ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि आप देखो माइन के बाद कोई भी नाउन प्रयोग में नहीं आ सकता है, अर्थात ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। और माई के बाद देखो सन यहाँ पर नाउन प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, अर्थात ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया।
अब आपको यहाँ पर समझना यह है, बेसिकली आपने जान लिया कि हु इज रनिंग या फिर हु आर रनिंग, हु इज प्लेइंग, ये क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया। हु यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया, और हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। बट आपको समझना यह है, जैसे कि यहाँ पर देखो, द हॉर्स हु इज रनिंग इज माइन, यहाँ पर 2 बार हेल्पिंग वर्ब इस प्रयोग में आया है। ठीक है, ये किसके अनुसार प्रयोग में आया है, तो ये द हॉर्स के अनुसार प्रयोग में आया है। चूंकि द हॉर्स क्या है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो वर्ब भी अर्थात हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में आया है, इस प्रयोग में आया है। बट यहाँ पर देखो द हॉर्सेज, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब भी अर्थात हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल प्रयोग में आया है, आर प्रयोग में आया है ना। फिर यहाँ पर देखो द चाइल्ड, यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में आया है, इस प्रयोग में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही बेसिक कंसेप्ट था जो कि आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ पर समझना चाहिए, यहाँ पर जो हु प्रयोग में आया है, ठीक है, ये वस्तुतः किसके लिए प्रयोग में आया है, यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो, इसी के लिए ये हु प्रयोग में आया है। तो आप इस हु के बदले दैट भी प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन ये है, जनरली सामान्य तौर पर दैट या फिर व्हिच, ठीक है, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। अर्थात दैट या फिर व्हिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, जो के सेंस में। ठीक है, जो के लिए दैट या फिर व्हिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। बट आप चाहें तो हु के बदले दैट प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ज्यादातर हु ही प्रयोग में आता है। जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। द चिल्ड्रन who are playing are my sons। ठीक है, जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। जो गाय काली है वह मेरी है। द काउ हु इज ब्लैक इज माइन। जो गायें काली हैं वे मेरी हैं। द काउज हु आर ब्लैक आर माइन। जो लड़का वहां है वह मेरा भाई है। द बॉय हु इज देयर इज माई ब्रदर। जो लड़के वहां हैं वे मेरे भाई हैं। द बॉयज who are there are my brothers। जो लड़के वहां हैं वे मेरे भाई हैं। द बॉयज हु आर देयर आर माई ब्रदर्स। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। यहाँ पर एक चीज आप देखो, जैसे कि यहाँ से पहले क्या था, जो लड़के, जो लड़का, जो गाय, जो गाय, बट यहाँ पर डायरेक्ट है जो कठिन परिश्रम करता है, सिर्फ जो है। ठीक है, तो सिर्फ जो के लिए एक के अर्थ में अर्थात सिंगुलर एक वचन के अर्थ में आप वन प्रयोग करेंगे। ठीक है, और प्लूरल अर्थात बहुवचन के अर्थ में एक से अधिक के अर्थ में आप इसके लिए दोज प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नंबर के लिए आपको वन प्रयोग करना है सिर्फ जो के लिए, और प्लूरल नंबर के लिए बहुवचन के लिए जो के लिए आप दोज प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। वन हु
वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। मैंने आपको बताया प्लूरल या फिर बहुवचन के लिए दोज प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहां पर हम दोज प्रयोग करेंगे। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। जो कुत्ता भौंकता है वह नहीं काटता है। द डॉग हु बार्क्स डजंट बाइट। जो कुत्ता भौंकता है वह नहीं काटता है। द डॉग हु बार्क्स डजंट बाइट, या फिर आप बना सकते हैं द डॉग हु बार्क्स डज नॉट बाइट। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जो कि मुझे शुरू में ही बताना था, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पर वह ये जो बार बार आता है, ठीक है, तो जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वह या फिर वे का जो इंग्लिश होता है वो लुप्त हो जाता है। ये मुझे आपको शुरू में ही बताना चाहिए था, बट मैं शुरू में भूल गया, तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो कुत्ता भौंकता है वह नहीं काटता है। द डॉग हु बार्क्स डजंट बाइट। जो कुत्ते भौंकते हैं वे नहीं काटते हैं। द डॉग्स हु बार्क डोंट बाइट, या फिर आप बना सकते हैं द डॉग्स हु बार्क डू नॉट बाइट, ठीक है। जो पुस्तक उस टेबल पर है वह अच्छी है। द बुक दैट या फिर व्हिच इज ऑन दैट टेबल इज गुड। अब यहां पर एक चीज आप समझ लो, जो पुस्तक उस टेबल पर है वह अच्छी है। द बुक दैट और व्हिच इज ऑन दैट टेबल इज गुड। यहां पर एक चीज आप समझ लो, मैंने आपको शुरू में बताया था, यदि जो किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में आता है तब हम दैट या फिर व्हिच प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखो पुस्तक और टेबल ये दोनों क्या है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए मैंने जो के लिए दैट या फिर व्हिच प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ पर आप हु प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पुस्तक उस टेबल पर है वह अच्छी है। द बुक दैट और व्हिच इज ऑन दैट टेबल इज गुड। एक बात और यहाँ पर आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पर है द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। यहाँ पर आप हु के बदले दैट प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप दैट या फिर व्हिच के बदले हु प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब है जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं वे अच्छी हैं। द बुक्स दैट और व्हिच आर that table are good। जो पुस्तकें उस टेबल पर हैं वे अच्छी हैं। द बुक्स दैट और व्हिच आर ऑन दैट टेबल आर गुड।